हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPCS 186 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल होने वाला है मैनेजिंग स्ट्रेस। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है हमारे पास, इस कोर्स में 2 ब्लॉक्स हैं और 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से आज हम पहला यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, इसका नेचर क्या है, किस तरीके के स्ट्रेस होते हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके बाद इनके सिम्टम्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, और लास्टली हम इन्हें मेजर कैसे कर सकते हैं। तो यही सब हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी है एक नीरव नाम के लड़के की। ये नीरव नाम का लड़का जो है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है। पढ़ाकू होने की वजह से ये MBA करता है, और जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में ये पढ़ता है MBA, उस इंस्टीट्यूट का एक टॉपर बनता है। उसके बाद उसे ये जॉब मिल जाती है। अब जॉब भी कोई छोटी मोटी जॉब नहीं होती, एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के तौर पर इसे यहाँ पर जॉब मिलती है। इस जॉब को पाने के बाद जो नीरव होता है वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होने की वजह से उसको नर्वसनेस भी फील होती है। तो जैसे ही ये काम करना चालू करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके आसपास के लोग उसके अंदर आने वाले कुछ चेंजेस को नोटिस करते हैं, जो कि नीरव के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। वो ये पाते हैं कि जो नीरव है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहने लग गया है, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दूसरों से मिलने से वो कतराता है। ठीक है, दूसरों से मिलना नहीं चाहता है। वो खाना ढंग से नहीं खाता है, सोता नहीं है। तो ये उसके जो कलीग्स होते हैं वो ये सब नोटिस करते हैं, और ये उन्हें लगता है कि वो नीरव जो पहले के टाइम पर कभी जोवियल हुआ करता था, उसका काम हमेशा इफेक्टिव होता था, आज उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उसकी ऐसी परफॉर्मेंस उसके वर्क को यहाँ पर अफेक्ट कर रही है। तो ये जो नीरव के साथ हो रहा है वो हो रहा है कि नीरव जो है ये स्ट्रेस में है। अब स्ट्रेस की वजह से इस पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है अपने वर्क प्लेस पर वो कम होती जा रही है। इसके काम ढंग के ना होने की वजह से इसका जो बिहेवियर है वो इरिटेटेड बनता जा रहा है, मतलब ये हर चीज़ से चिढ़ जाता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, उसके बाद इरिटेटेड रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे गुस्सा भी आता होगा। दूसरों से मिलने से बहुत ही कम ये निकलता होगा। उसके बाद खाना पीना ढंग से नहीं खाता है और स्लीप भी इसकी बिगड़ी हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो नीरव है वो अपनी वर्क प्लेस पर अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर गिराता जा रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं स्ट्रेस की कि स्ट्रेस होता क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस का, उसमें जो टर्म आती है स्ट्रेस, वो एक लैटिन वर्ड जो कि है स्ट्रिंजर, उससे डिराइव की गई है, जिसका मीनिंग है टू ड्रॉ टाइट। आज के टाइम पर अपनी डेली लाइफ में हम स्ट्रेस को बहुत ही कॉमनली एज अ टर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में हम ये देखते हैं कि जब कॉपी चेकिंग का दिन आता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका काम पूरा नहीं होता, तो वो तनाव में आ जाते हैं कि हम कैसे पूरा करें, अब क्या होगा, टीचर हमें मारेगी क्या। ये सारे जो थॉट्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से आने लगते हैं। हम उस चीज़ को स्ट्रेस का नाम देते हैं। डे टू डे लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिलेशनशिप्स के जो भी इश्यूज़ हैं, हम उससे तनाव में रहने लगते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही होता है हमारा स्ट्रेस। अगर हम इसके ओरिजिन्स की बात करें तो ये फिजिकल साइंसेज से हम इसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं। तो 17th सेंचुरी में अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये कहा जाता था कि अगर एक इंडिविजुअल अपने जीवन में कोई हार्डशिप को फेस करता है, हार्डशिप का मतलब ये है कि कोई भी उसके साथ एक ऐसा लाइफ इवेंट हुआ जिसका जो प्रभाव है उस पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कभी उससे उभर ही नहीं पाया, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ती गई और उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। ये होता था 17th सेंचुरी का स्ट्रेस। 18th सेंचुरी में अगर हम आए तो प्रेशर, स्ट्रेन और फोर्स की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस को जाना जाने लगा। प्रेशर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक इंडिविजुअल ने मार्केट में कोई नई दुकान खोल ली। अब वो अकेली दुकान तो होगी नहीं उस मार्केट में। अब जिसने ये दुकान खोली उसके मन में ये चल रहा होगा कि मेरी जो दुकान है वो चलेगी क्या नहीं, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, प्राइस क्या क्या हैं सबके, मैं अपना प्राइस क्या रखूं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं अपनी दुकान पर लेके आऊं जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो मेरी दुकान पे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रेशर बनता है। प्रेशर की वजह से लोग तनाव में आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस घटती चली जाती है। तो ये था हमारे पास 18th सेंचुरी का स्ट्रेस।
तो ये जो भी इनिशियल कंसेप्चुलाइजेशन हुआ स्ट्रेस का, वो हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलस पर बेस्ड रहता था। ठीक है, कि मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने में यहाँ पर हमें मदद करता है। ठीक है, पर जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ती हैं, तो ये पाया जाता है कि स्ट्रेस सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस पर बेस्ड नहीं रहता। कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हम यहाँ पर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। यहीं अगर हम किसी डेफिनेशन को देखें, तो ट्रक्जिलो की डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेस एक ऐसा बॉडी का रिएक्शन है किसी चेंज को लेकर, जिस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए हमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एडजस्टमेंट या रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम यहाँ पर स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो ये सारी जो भी डेफिनेशन दी गई हैं बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा, जैसे कि हैंस, शेफर, ये ट्रक्जिलो हो गए, इन सभी डेफिनेशंस से हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी डेफिनेशंस स्ट्रेस को एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखती हैं। वहीं अगर हम स्ट्रेस को एक ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें, तो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि अगर एक इंसान के अंदर इनर पीस की कमी है, उसे अंदर से शांति नहीं मिल रही है, तो वो स्ट्रेस में है। और इसी को यहाँ पर ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर इनर पीस को अचीव करना चाहिए। तो ये होता है एक पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं स्ट्रेसर्स की, कि हमने यहाँ पर स्ट्रेस के कंसेप्ट को तो देख लिया कि स्ट्रेस होता क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रेसर की। तो ये स्ट्रेसर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा इवेंट, पर्सन या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। जैसे कि एक सिचुएशन आई, ठीक है, इग्नू के अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा होगा कि कल परसों मेरा एग्ज़ाम है, मैंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की, तो अब मैं करूँ क्या। तो स्ट्रेसर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या है कि इग्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। स्ट्रेस क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की, अब मैं क्या करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूँ, क्या करूँ, ये सब। तो ये सब कुछ होता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स को हम इंटरनल और एक्सटर्नल में भी डिवाइड करके रख सकते हैं। अगर हम इन्हें फर्दर कैटेगराइज करें, तो स्ट्रेसर्स फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं। लाइफ इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि सेपरेशन हो गया, किसी ने हमको छोड़ दिया, उसकी वजह से हम तनाव में आ गए। हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, उससे तनाव में आ गए। कोई हमारा लव्ड वन है, उसको बीमारी हो गई, तब हम तनाव में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो तनाव को लाने में यहाँ पर मदद करती हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रेसर्स। अब यहाँ पर एक डायग्राम भी बता कर रखा है कि क्या क्या होता है। स्ट्रेसर्स कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ घरेलू ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनकी वजह से हम तनाव में रहने लगते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो घटती चली जाती है। कुछ इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, हमने किसी से लड़ाई कर ली, उसकी वजह से हमें तनाव आ गया। स्कूल का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है, हमारे आसपास के लोग इतने ज़्यादा गालियाँ वगैरह देते हैं, हमारे सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से सबसे बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहकर भी हम यहाँ पर तनाव को महसूस कर सकते हैं। तो यही होते हैं हमारे स्ट्रेसर्स, जिनकी वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेस को फील करते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस की, कि नेचर ऑफ स्ट्रेस है क्या। तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो कभी भी स्ट्रेस को एक्सपीरियंस ना करें, पर स्ट्रेस खाने में पड़ने वाले नमक और मिर्च की तरह होता है, जिसकी वजह से जो खाना है उसमें जान आती है। तो स्ट्रेस भी हमारे लिए कभी कभार अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि अब इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लोगों में स्ट्रेस है कि हमें पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई वो अपने अच्छे के लिए ही तो कर रहे हैं, कि हमारा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, हमारे नॉलेज भी बढ़ जाएगी और हमें डिग्री भी मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रेस है पढ़ने का, वो अच्छा स्ट्रेस है, जिससे कि हमारी लाइफ आगे अच्छी हो सकती है, सेटिस्फाइंग हो सकती है। तो यही हमारा नेचर होता है। वहीं अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि जिसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है किसी चीज़ का, वो भी कहीं ना कहीं घातक है। एग्जाम्पल के लिए, इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी का कोई होश ही नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम भी है, मैंने अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, उसे कोई चिंता नहीं है, वो फेल हो जाएगा तब भी उसे कोई चिंता नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं घातक है। इसकी वजह से होगा क्या कि उसकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, वो आगे कहीं भी काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका सीधा सा इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ेगा, वो हैप्पी लाइफ नहीं जी पाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नेचर में बताई जाती हैं कि अगर हमारे खाने में
नमक ज़्यादा हो जाए तब भी खाना बेकार लगने लगता है, अगर हमारे खाने में नमक कम हो जाए तब भी बेकार लगने लगता है। इन द सेंस अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो हमारे लिए भी नेगेटिव बात है, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा एक डेट्रीमेंटल यहाँ पर फॉर्म में जा सकती है, जिससे उभरना क्या पता मुश्किल हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर नेचर में बताई गई हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है गुड स्ट्रेस, ठीक है। गुड स्ट्रेस का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमें एक जॉब मिल रही है, ठीक है। अब जॉब मिल रही है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आता है। जैसे कि हमें नई जॉब मिल रही है कि हमें कल पहन के क्या जाना है, ठीक है, कपड़े क्या क्या पहनने हैं, हमारी वर्क प्लेस कैसे होने वाली है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग काम करते हैं, हमारा बॉस कैसा होने वाला है, हमें दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है कि हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। तो ये भी अच्छा स्ट्रेस ही तो है, और ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि इसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वर्क प्लेस में वो अच्छी होगी। तो ये होता है हमारा यू स्ट्रेस। अब आता है न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस का मतलब है न्यूट्रल स्ट्रेस। अब न्यूट्रल जो चीज़ होती है ना, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है ना ही हार्मफुल होती है, तो ये ऐसा स्ट्रेस होता है। अब बात आती है डिस्ट्रेस। जो डिस्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा लोग कॉमनली इसको यहाँ पर रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रेस होता है एक समय पर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, पर वहीं उसकी जो ड्यूरेशन होती है टाइम की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो जिसे हम बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। तो ये एक डिस्ट्रेस का ही पार्ट है। वहीं अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करें तो क्रॉनिक स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, पर उसका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रेस। आगे बात करते हैं हाइपर स्ट्रेस की। हाइपर स्ट्रेस का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। फिर आता है हाइपो स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस का मतलब है इनसफिशिएंट स्ट्रेस लेना, कि मतलब एक ऑप्टिमल लेवल से भी नीचे का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, तो वो हाइपो स्ट्रेस है, जो कि हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। वहीं हाइपर स्ट्रेस भी एक ऑप्टिमल लेवल से ऊपर का हम अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, वो भी हमारे लिए डेट्रीमेंटल या नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइप्स में बताई गई। अब बात करते हैं सिम्टम्स पे, कि सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है हमारे पास फिजिकल सिम्टम। तो फिजिकल सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, हम सुस्त ज़्यादा रहने लगते हैं, हमें माइग्रेन होता है, मतलब बहुत तेज सर में दर्द होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल सिम्टम होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये फील भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉपी चेकर है, ठीक है, हमारी कॉपी चेक हो रही है, टीचर हमारे पास आने ही वाली है, हमारी कॉपी में काम नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, हमारे हाथों में पसीना आने लगता है, पूरे शरीर में हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके की सेंसेशन को फील करते हैं। तो यही सब एक फिजिकल सिम्टम होता है स्ट्रेस का। उसके बाद आता है इमोशनल सिम्टम। इमोशनल सिस्टम में ये है सिम्टम में ये है कि हम फ्रस्ट्रेशन को डिस्प्ले करने लगते हैं, ठीक है, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, हम चिड़चिड़े बन जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, और इवन हम डिप्रेस भी फील करने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा इमोशनल सिम्टम। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम की। साइकोलॉजिकल सिम्टम में आता है कि हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं, हम ओवर थिंकिंग करना चालू कर देते हैं स्ट्रेस की वजह से, हम फोकस नहीं कर पाते, अच्छी और बुरी जो जजमेंट होती है उसके बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और हम पुअर जजमेंट ज़्यादा बनाने लगते हैं। फिर आता है बिहेवियरल सिस्टम्स सिम्टम्स। तो बिहेवियरल जो सिम्टम्स हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डेटेरिएट होने लगती है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है, हम एक्सीडेंट्स के लिए प्रोन बनने लगते हैं, मतलब हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि हमारे लिए घातक साबित हो सकती हैं। हमारी एपेटाइट में चेंजेस आने लगते हैं, या तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है या हमें बहुत ही कम भूख लगती है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन को फेस करते हैं, मतलब टालते रहते हैं काम को। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बिहेवियर में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम बिहेवियरल सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो यही हमें पूरा टेबल बना के दिया हुआ है। जैसे कि फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट यहाँ पर बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल में हम दुखी रहने लगते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
इमोशनल में हम डिप्रेशन को फील करते हैं, ठीक है, नर्वसनेस हमें आने लगती है। बिहेवियरल में देखें तो हमारी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है परफॉर्मेंस में, हम दारू वगैरह पीना चालू कर देते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, नर्वसनेस आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बिहेवियरल यहाँ पर स्ट्रेस में आती हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला जो सोर्स है वो है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस का एक बहुत ही कॉमन सोर्स है जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करते हैं। फ्रस्ट्रेशन हम एक ऐसी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए कह सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है उसने अपना एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इग्नू में हमें असाइनमेंट बनाने रहते हैं, तो एक इंडिविजुअल है उसने गोल बना लिया कि एक दिन में मुझे एक असाइनमेंट पूरा करना ही करना है। अब क्या करता है वो इंडिविजुअल कि अपने असाइनमेंट को चालू कर देता है बनाना, पर धीरे धीरे उसका जो मन है वो उस असाइनमेंट से हटने लगता है। अब उसका मन नहीं लगता, उसको लिखने का मन नहीं लगता, उसे आंसर बनाने का मन नहीं करता। अब जो ये सारी ऑब्स्टिकल्स आई एक इंडिविजुअल के गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में, उसे ही हम फ्रस्ट्रेशन का नाम देते हैं। अब ये ऑब्स्टिकल्स फिजिकल और सोशल भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल लिमिटेशन। हमें असाइनमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन आएगी कि इस क्वेश्चन की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हमें कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगेगा, हमें अनोइंग लगने लगेगा ये सब। तो ये सब हमारे पास फ्रस्ट्रेशन में आता है। उसके बाद फिर आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। अब जो नेक्स्ट सोर्स है स्ट्रेस का वो ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स ये है कि हम कोई दो ऑल्टरनेटिव हैं, दोनों ऑल्टरनेटिव में हम किसी को भी चूज नहीं कर पा रहे हैं। अब इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स को चूज ना कर पाने की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आने लगता है, जिसे हम कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स है, फर्दर उसे हम चार तरीके के यहाँ पर कैटेगराइजेशन में बांट कर रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट। इस टाइप के कन्फ्लिक्ट में जो इंडिविजुअल होता है वो दो पॉजिटिव गोल्स के बीच में यहाँ पर अपनी चॉइस बनाने में असमर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल है, उसे दो सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है, एक है सरकारी नौकरी, अच्छी खासी सैलरी है, और वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी में यहाँ पर सरकारी से कम पैसा है पर उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव थिंग्स हैं। और एक इंडिविजुअल इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा, और ये जो सिचुएशन आई इसकी वजह से इंडिविजुअल यहाँ पर स्ट्रेस में चला जाता है, जिसे हम अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है हमारे पास अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अब ये जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव है उसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो गोल्स हैं, दो गोल्स या दो ऑल्टरनेटिव हमने यहाँ पर जो बना के रखे हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं, और इन दोनों नेगेटिव्स में से कोई एक हमें चूज करना है जो कि हम चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसे ये चूज करना है कि या तो वो अनएम्प्लॉयड रहे, बेरोजगार रहे, या कोई ऐसी जॉब ले ले जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है और उसकी सैलरी भी है वो भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, पर इन नेगेटिव चीज़ों में भी जो एक इंडिविजुअल है वो चॉइस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो तनाव में यहाँ पर रहने लगता है। तो इसे हम अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहते हैं। थर्ड आता है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर जो सिंगल गोल होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल गोल है, हमें एक जॉब मिल गई, ठीक है, पर जॉब कहाँ मिली, हमें अपने देश से बाहर मिली। अब ये जो जॉब हमें मिली वो एक टाइम पर लगेगा कि पॉजिटिव है, कि बढ़िया है कि हमें एक जॉब मिल गई, वहीं देश से बाहर मिली, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट बन गया एक सिंगल गोल का, कि हमें जॉब तो मिल गई, एक पॉजिटिव बात है, पर वहीं अब्रॉड में मिली, हमें देश को छोड़ना पड़ेगा। मतलब हम अपने फैमिली मेम्बर से दूर चले जाएंगे, अपने लव्ड वन से, जो हमारे लव्ड वन है वो हम उनसे दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर तनाव में रहने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अप्रोच अवॉइडेंस में आती हैं। फोर्थ हमारे पास आता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अब ये जो होता है ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इफेक्ट होता है इसका। मतलब जो कॉम्बिनेशंस होते हैं अप्रोच, जो अप्रोच और अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में होते हैं। इसमें जो दोनों ऑप्शंस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको दो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। अब दो
अपॉर्चुनिटीज़ में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि वो म्यूज़िक को परस्यू कर ले जिसमें उसका इंटरेस्ट है, पर वो जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसके पेरेंट्स अनहैप्पी हैं, उनको खुशी नहीं है कि हमारा जो चाइल्ड है वो म्यूज़िक को परस्यू कर रहा है। वहीं दूसरी सिचुएशन कोई ऐसी है कि वो इंजीनियरिंग को परस्यू कर ले जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पर उसके पेरेंट्स हैप्पी हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी इसकी वजह से भी हम यहाँ पर स्ट्रेस में आ सकते हैं कि जिसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। फिर आता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर एक दूसरा सोर्स है स्ट्रेस का, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकता है। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो कुछ ऐसी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए सोशल नेचर की होती हैं, जैसे कि कोई घर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कोई बहन है, कोई भाई है, इसकी शादी वगैरह करानी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है, उसके लिए सामान तैयार करना है। इसका एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। इस प्रेशर की वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेस में जीने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक जो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स उसे उसको यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला के देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एक्सटर्नल प्रेशर कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश की बाहर से। तो ये हो गया एक्सटर्नल। वहीं हम इंटरनल प्रेशर की बात करें कि इंटरनल प्रेशर क्या है कि वही चाइल्ड अपने आप से अपने अंदर से चाहता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। अब वो जो उसके अंदर आने वाली फीलिंग्स हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर जो कि उसे प्रेशराइज कर रही हैं, वो होता है हमारा इंटरनल प्रेशर। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर प्रेशर में देख सकते हैं। फिर आता है लाइफ इवेंट्स। अब लाइफ इवेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को लीड करते हैं, जैसे कि हमारे लव्ड वन की डेथ हो गई, हमारा डाइवोर्स हो गया, किसी ने हमको छोड़ दिया, हमारी जॉब चली गई। तो ये सारे कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारे ऊपर कुछ डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेरियोरेशन हम एक्सपीरियंस करके रख सकते हैं। फिर बात आती है डेली हैज़ल्स की। तो ये लाइफ इवेंट से ही सिमिलर होते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में, ठीक है, हमारा रोज़ का टाइम है, ठीक है, रोज़ के टाइम के हिसाब से हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ जो हम कर रहे हैं वो कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आने लगते हैं। तो ये हो गया डेली हैसल्स। फिर आता है हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि फैमिली के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो फैमिली में हमने कोई ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से कलेश हो गया, लड़ाई पैदा होने लग गई। ये भी एक तनाव का कारण बनता है। कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा है इस बात के बाद, ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ट्रिगर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेस को फील कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस अगर हम इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से देखें, वो भी स्ट्रेस को कहीं ना कहीं हमारे अंदर डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश करती हैं। अब ये जो कंडीशंस होती हैं, ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो डेवलपमेंट है वो इतनी एडवांस हो रही है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ओवर क्राउडिंग, इन सभी की वजह से हमें स्ट्रेस आने लगता है। तो ये सब हो गया स्ट्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशंस। तो ये सब हमारे सोर्सेज हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि हम इनको मेजर कैसे करके रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस की, जिसमें हम सबसे पहला मेजर तो लेते हैं, वो होता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल मेजर्स। अब जो फिजियोलॉजिकल मेजर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करके रख सकते हैं कि जो भी स्ट्रेस एक इंडिविजुअल फील कर रहा है वो हम इससे नाप सकते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो भी एक इंडिविजुअल में आते हैं स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पल्स रेट हमारी बढ़ जाती है, हम बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो इसी को नापने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं। अब ये बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट से भी हम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलीग्राफ करा लिया, ठीक है, कि क्या हम फील कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिसको हम ऐसे ठीक कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिजियोलॉजिकल टेस्ट में कर सकते हैं। पर इसकी भी कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस हमें बताकर रखी हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल मेजर्स इफ़ेक्टिव तो लगते हैं स्ट्रेस को डिटेक्ट करने में, पर अगर हम
पहला इसका लिमिटेशन देखें तो वो ये है कि कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं जो कि चेंजेस तो आए पर वो स्ट्रेस की वजह से नहीं है, वो किसी और रीज़न की वजह से हमारे अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए। तो ये एक सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है कि इसको डिटेक्ट कैसे करें। सेकंड ये है कि जो भी प्रोसेस है साइकोलॉजिकल या ये जो है फिजियोलॉजिकल मेजर का, वो एक इंडिविजुअल में खुद में एक स्ट्रेस का काम कर सकता है। कि एक इंडिविजुअल का जो स्ट्रेस है, तो यहाँ हमने देखा कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो फिजियोलॉजिकल मेजर्स हैं, उसका जो भी प्रोसेस है एक इंडिविजुअल के स्ट्रेस को डिटेक्ट करने का, वो जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर इंडिविजुअल को स्ट्रेस में डाल सकता है। अब जैसे कि एक इंडिविजुअल का ब्लड टेस्ट कराओ भाई, कि इसके ब्लड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद एमआरआई कराओ कि इसके दिमाग पे क्या असर हो रहा है। उसके बाद इसका बीपी चेक करो, हार्ट बीट चेक करो। तो इस सभी से जो इंडिविजुअल है वो परेशान हो जाता है और ये इस प्रोसेस से ही उसे स्ट्रेस आने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेस को लाने में। सेकंड हमारे पास मेजर है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट हम ये जान सकते हैं कि जो भी बिहेवियर में, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, उसको हम यहाँ पर मेजर करें। अब जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी वो सर्टेन स्टेटमेंट दे रहा है, कि जो भी उसके साथ घटा है, उसके बिहाफ पर वो जो भी रिस्पॉन्स देगा, उससे हम इसके स्ट्रेस को नापेंगे। तो ये होता है हमारा सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। अब इसमें ये एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि क्या वो जो इंडिविजुअल है उसके साथ जो भी कुछ हुआ, वो उस पोजीशन में है कि वो बिल्कुल सही सही उसको बता सके कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अगर एक इंसान के साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसने अपने लव्ड वन को खो दिया, तो वो क्या हर चीज़ सही बताएगा? ऐसा भी तो हो सकता है वो कुछ गलत बता दे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट में आती हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ एक इंडिविजुअल जो है वो इस पोजीशन में नहीं रहता, वो अपनी लैंग्वेज भूल जाता है, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती है, उसे क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं अपने स्टेटमेंट्स में, वो भी उसे कभी कभार ध्यान नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट की लिमिटेशंस में आती हैं। फिर आता है हमारे पास चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट जो है हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं घूमने जा रहे हैं, उस घूमने जाने वाली जगह पर हम क्या-क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ क्या हैं, खाना-पीना क्या खाने वाले हैं, रहेंगे कहाँ पे, कैसा होटल रहने वाला है, ये सभी के लिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं। तो स्ट्रेस को मेजर करने के लिए भी हम यहाँ पर एक चेकलिस्ट बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, कि एक मेजर इवेंट्स जो भी हमारे साथ घटित हुए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, हम उन पर्टिकुलर इवेंट्स को केयरफुली एक चेकलिस्ट के रूप में यहाँ पर हम प्रिपेयर करके रख लें, जहाँ पर जो भी मेजर लाइफ इवेंट्स हैं हम उसकी रिप्रेजेंटेशन लगाएं कि क्या हमारे साथ घटित हुआ। ठीक है, अब इन लाइफ इवेंट्स में क्या हो सकता है कि हमारे घर के आसपास किसी की डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल में यहाँ पर स्ट्रेस को लाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम चेकलिस्ट के रूप में बनाकर रख सकते हैं। फिर आता है इंटरव्यू। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात की जाती है फेस टू फेस। कि जो हमारा इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा इंटरव्यू है उसमें जो इंडिविजुअल है उसके पास पूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसकी बिल्कुल सही पुख्ता इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, पर ये जो प्रोसेस होता है पूरा इंटरव्यू का वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरव्यूअर है उसको भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है उसने अगर इंटरव्यू लेने वाले से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो कि उसको स्ट्रेस देने लगे हैं, वो इंटरव्यू किस काम का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इंटरव्यू को देख सकते हैं कि भले ही ये इंटरव्यू का मेथड जो है कितना अच्छा हो, पर इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात ये टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद इंडिविजुअल जो है उसको भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने लाइफ इवेंट्स की। फिर जो इंटरव्यूअर है उसको भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको इंटरव्यू मेथड आने चाहिए कि किस तरीके से हम सामने वाले का इंटरव्यू लें। तभी ये एक इंटरव्यू का जो मेथड है वो सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हम अपने स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। तो यही है इस पूरे यूनिट में। थैंक यू सो मच।